खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के लायलपुर कस्बे में नुसरत फतेह अली खां का जन्म संगीतकारों के एक घराने में हुआ। बचपन से ही संगीत में रुझान रखने वाले नुसरत का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत सीखने में लग गए। 1964 में अपने पिता के देहांत के बाद अपने चचा से उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की और करियर के शुरुआती दिनों में रेडियो पाकिस्तान से गाना शुरू किया। अपने पहले ही लाइव शो में ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देने वाली नुसरत धीरे धीरे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम पेश करने लगे। वे जहां भी गए वहां खूब वाहवाही मिली और पूरी दुनिया में अपने संगीत की छाप छोड़ी। 1980 में राज कपूर के निमंत्रण पर उनके पारिवारिक समारोह में गाने के लिए नुसरत पहली बार भारत आए। उसके बाद उनका आना जाना लगा रहा, लेकिन शेखर कपूर पिक्चर्स पैलेस स्क्रीन में अपना संगीत देकर बॉलीवुड से उन्होंने नाता जोड़ा और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। कभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए तो कभी लाइव शोज के लिए वो भारत आते रहे। पिछले साल जावेद अख्तर के गीत आफरीन आफरीन को अपने अंदाज में पेश कर उन्होंने संगीत जगत में धूम मचा दी और उनका ये एल्बम काफी लोकप्रिय हुआ। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरीन 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 जाना की सारी। इस बीच बॉलीवुड के संगीतकारों ने नुसरत की धुनों की कॉपी कर उन्हें और चर्चित कर दिया। इंडियन फिल्म्स में नुसरत की डिमांड बढ़ी और आज बतौर संगीत निर्देशक वे 2-3 हिंदी फिल्मों में अपना म्यूजिक दे रहे हैं। साथ ही वे इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान के डायरेक्शन में एक म्यूजिक एल्बम निकालने की तैयारी में भी व्यस्त हैं। नुसरत साहब, आपके फादर सुना आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन आपने म्यूजिक की दुनिया चुनी, इसकी क्या वजह रही? वैसे तो म्यूजिक हमारे घराने में 600 बरस से चला आ रहा है। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े कव्वाल हमारे घराने में हुए हैं, मगर क्योंकि मेरे वालिद के दौर में ये काम इतना मुश्किल था, अपना नाम पैदा करने के लिए, स्टैब्लिश होने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, तो वो सोच रहा था कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, इसलिए वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ या कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ। मगर मुझे भी ये बचपन से यही शौक़ था कि मैं गाना सीखूं और गाऊं। जब वो शागिर्दों को बताया करते थे तो मैं चोरी याद कर लिया करता था कि क्या वो दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं अकेला बैठ कर इसकी प्रैक्टिस किया करता था और 1964 में उनका इंतकाल हो गया। फिर मैंने उनके बड़े भाइयों से सीखा, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद मुबारक अली खान, उनके साथ फिर मैंने परफॉर्मेंस भी की। फिर मैं अपने वालिद की जगह पे बैठ के गाना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता रेडियो पाकिस्तान से गाना शुरू किया। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ही था। ऐसे कौन से फनकार थे जिन्होंने आपको कव्वाली की दुनिया में या कव्वाल बनाने में मदद की? मेरा घराना, मेरे ताया उस्ताद मुबारक अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, क्योंकि मेरे वालिद के बाद उनके तजर्बे से मैंने कव्वाली का आगाज़ किया। फिर अपने आप को उसी सांचे में डाला कि मुझे क्या करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेहनत की। अच्छा, आपने किस इंस्ट्रूमेंट पे शुरुआत की? कहते हैं रुद्र वीणा पे आपने शुरुआत की थी? नहीं, मैंने तबला शुरू में किया, सीखा, क्योंकि हमारे यहाँ लय को बहुत ज़्यादा, तबला रिदम को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले अपने वालिद के साथ मैंने 6-6 घंटे तबला बजाते थे। मुझे शौक ही तबले का था पहले। फिर उसके बाद मैं तबला छोड़ दिया, गाना शुरू किया, हारमोनियम के साथ गाना शुरू किया, उसके रियाज किया, तानपुरे के साथ रियाज किया। और पढ़ाई लिखाई कितने दर्जे तक की आपने? मैंने मैट्रिक में छोड़ दिया था। मैट्रिक का इम्तहान जब मैंने दे दिया तो उस वक्त मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया 64 में, तो फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अच्छा, ये जो कव्वाली तब की और आज का जो रंग ढंग है और आज जिस तरह से पॉप म्यूजिक चल रहा है, दोनों को इसमें क्या फर्क आपको नजर आया?
कि इसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी भी कव्वाली के लिए लोगों की वही लाइकिंग है? देखिए, ये आप हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में लोग पॉप को पसंद करने लगे हैं, मगर जिन लोगों की ये इजाज़ है वो कव्वाली से इतना मुतासर है कि हम पूरी दुनिया में कव्वाली ट्रेडिशनल करके आए हैं। वो इतना इसको पसंद करते हैं कि वो दूसरे म्यूजिक को इतना पसंद नहीं करते। अच्छा, इसकी क्या वजह रही कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कव्वाली जो है सिर्फ दरगाहों तक ही रही? वो बाहर निकल के, जैसे गजल जो है आज हर घर घर में है, तमाम उसके कैसेट्स हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं हर जगह, लेकिन कव्वाली उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। वो जो दरगाहों पे कव्वाली थी ना, वो बहुत प्योर कव्वाली और बिल्कुल जो कव्वाली का सही अंदाज है वो आपको मिलेगा। वो इसीलिए उसको आम फहम आदमी के समझने का बस का बात, उनके बस की बात नहीं है। आज से जैसे 50 साल पहले मेरठ में कल्लन खां की कैसी शुरुआत थी, किस किस्म की कव्वाली थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होती चली गई। फिर पाकिस्तान से आप जैसे लोगों ने तो उसको बढ़ाया, लेकिन हिंदुस्तान से उस तरह से निकल के नहीं आ पाई कव्वाली। देखिए जी, फनकार का उस पर अपना भी असर होता है। कल्लन खां साहब बहुत बड़े फनकार थे, बहुत अच्छे लोग थे। उसके बाद हिंदुस्तान में और भी कव्वाल हुए हैं जिन्होंने अपना मकाम बनाया, मगर वो कुछ बाहर नहीं निकल सके, अपने आप को इतना पॉपुलर नहीं कर सके जितना वो होना चाहिए था। तो रिकॉर्डिंग का भी इस वक्त इतना दौर नहीं था, रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी उस वक्त में। खान एक दिन अपनी गायकी से आवाज की दुनिया में वो रंग जमाएंगे कि इंडियन फिल्मों में उनकी बनाई धुनों की नकल होने लगेगी। लेकिन कामयाबी की चोटी पर पहुंचने के बावजूद नुसरत गुमनामी और मुफलिसी के अपने पुराने दिन नहीं भूले थे। नुसरत साहब, आज आप लाहौर में यहाँ रहते हैं इस कोठी में, लेकिन आपको अपने वो दिन याद है जब आप उस तरह से मुफलिसी के दौर में रहते होंगे? वो दिन कोई भी नहीं भूल सकता और ना मैं भूला हूँ। वो दिन इतने कीमती थे कि मेरी जिंदगी के यादगार दिन थे। हमारे शहर के 8 बाजार थे, जब मैं वहाँ से गुजरता था तो वो एक अजीब सुकून महसूस होता था, एक अजीब समा था, एक अजीब दौर था जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मेरा सब कुछ गुजरा, जो मैंने जो कुछ भी मेहनत की, जो कुछ भी लगन, जस्तजू, शौक, वो वही सब कुछ था। अच्छा, फैसलाबाद के वो दिन जब आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था और उस समय म्यूजिक को उतनी इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते थे, और आज का दिन जब पूरी दुनिया आपके पीछे घूम रही है, आप जिधर भी जाते हैं आपके शोज में इतनी भीड़ भाड़, इतना पैसा इस दुनिया में आ गया कि पूछिए मत, तो आपको कैसा महसूस होता है? यकीन करें आप कि वो, हालांकि वो दौर जो था इतना रुपए पैसे वाला दौर नहीं था, मगर उसमें इतनी खुशी थी, इतना सुकून था कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। कि वो जो दिन, जो मेरे बचपन के दिन थे और उसके मेरे जस्तजू के दिन थे, मेहनत के दिन थे, लगन के दिन थे, शौक के दिन थे, उन दिनों का और आज के दिनों का मुआवजा करूं तो ये एक अजीब सी बात होगी। मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी मेहनत जो रंग लाई और अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और मुझे मेरा नाम किया। नुसरत साहब, आपके लिए कहा जाता है कि आपने जो कव्वाली की जो रूहानियत थी उसको थोड़ा सा बदल के आपने जो है उसको पॉप कव्वाली बना दिया है। कुछ लोगों की समझ में ये बात नहीं आई। मैंने ये नौजवान नस्ल के लिए किया, मैंने कव्वाली को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये कव्वाली की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी हैं, कव्वाली का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो वैसे का वैसा ही है। मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सलाहियत है मुझ में कि मैं हर सिनफ पे गौर रखता हूँ, मैंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करके हमारे अपने जो पाकिस्तान के या पंजाब के जो फोक है उनको उसमें इस्तेमाल किया है उसको, क्योंकि मैं एक मेरा तारुफ जो है जो कव्वाल होने की चीज़ से हुआ, लोग उसको भी कव्वाली समझते हैं कि मैं कव्वाली कर रहा हूँ, हालांकि वो कव्वाली नहीं है। कव्वाली एक अलग शोबा है, अलग फील्ड है, उसको मैंने मिक्स नहीं किया उसमें। कई अखबारों में इस तरह की बात छपी कि आपने बिल्कुल कव्वाली को करप्ट कर दिया, बिल्कुल समझ नहीं आ रही उनको बात। अच्छा, ये वेस्टर्न म्यूजिक से कुछ आप इन्फ्लुएंस्ड हुए क्या? कुछ उसका असर आपके ऊपर आया जिसकी वजह से आपने किया? नहीं, मुझ पर कोई असर इस तरह ज़्यादा नहीं आया, सिर्फ मैंने अपनी नौजवान नस्ल के लिए किया है, क्योंकि हमारे यंगस्टर जो हैं वो वेस्टर्न म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। उनको मैंने सुनाने के लिए, क्योंकि आगे पहले कव्वाली एक मखसूस तबके ने सुनी, उन्होंने इसको सुनते थे, दरगाहों पे सुनते थे, बहुत ख़ास लोग सुनते थे,
मैंने इसको आम करने में थोड़ा सा सहारा दिया कि ये जो बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, इनको अगर हम अपना म्यूज़िक सुनाएं, इसको कैसे सुना सकेंगे हम। तो हमने इसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ के ज़रिए तो एक नया इसको इख्तरा किया जा सकता है। तो वो मैंने काम किया, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने इस पर तनकीद भी की कि कुछ लोगों ने इसको बुरा समझा, कुछ लोगों ने अच्छा समझा। और धीरे धीरे आप डिस्को में भी पहुंच गए। डिस्को में भी तमाम नंबर्स पे लोग गाते हैं आपके गाए हुए। बस लोग तो कोई भी म्यूज़िक हो उसको सुनते हैं। ये यंगर जनरेशन को आपने अट्रैक्ट करने के लिए बदला ये, या ऐसे ही आपको लगा कि इस तरह का म्यूजिक भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं, यंग जनरेशन को बदलने के लिए ये किया है। अच्छा, ये फिल्मों में आप क्यों गए? फिल्मों में म्यूजिक क्यों दे? इस वजह से कि मतलब इसलिए कि कुछ और इसमें पैसा आना चाहिए, या आप नए ढंग से अपने आप को ये चाहते हैं? पैसे के लिए मैं नहीं करता। मैंने वहाँ वेस्ट में जाकर काम किया फिल्मों का, पीटर कैपिटल के साथ। वहाँ से मेरी शेखर कपूर इंडियन डायरेक्टर है, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। तो चैनल 4 की एक फिल्म थी बैनेट क्वीन, वो मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर की। वो पहली दफ़ा मेरा तजर्बा था ज़ाती, जो इंडिया में बहुत मकबूल हुई, पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल हुई, इसको काफ़ी अवार्ड वगैरह भी मिले। तो उसके बाद मुझे एक उसमें ज़्यादा हौसला हुआ। फिर उसके बाद मेरी जितनी भी कंपोजिशन थी इंडियन फिल्मों में काफ़ी कॉपी की गई। तो आप इसमें मुखालफत इसके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं? काफ़ी मैंने किया, मगर उसमें फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में कोई कॉपीराइट नहीं है, ना इंडिया में कोई इसकी पैरवी कर सकते, ना पाकिस्तान में। तो इसलिए खामोशी बेहतर है। जो पता है क्रेडिट तो मुझे को जाता है जिन्होंने सुना है मेरा रिकॉर्ड। नहीं, लेकिन अब कॉपीराइट सिस्टम तो आ रहा है। आ जाए तो और क्या चाहिए। इससे आपको तकलीफ नहीं होती कि चोरी करने के पहले लोग पूछते हैं? मगर अब इतना चोरी हो गई है कि अब चोरी की भी आदत पड़ गई है। इन लोगों ने कम से कम आपसे पूछा भी नहीं ये करने के पहले? और आपने उनको मिलके तो कम से कम उनको जलील कर ही सकते थे जिन लोगों ने किया। हम आपसे इंस्पायर है, इसलिए हम आपको म्यूजिक देते हैं, हम आपको उस्ताद मानते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपसे बहुत मुतासर है, आपके म्यूजिक को हम करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी कानून ऐसे हैं कि अगर कोई इस पे जाए कोर्ट में तो उन्हें रोक सकता है ऐसा करने के लिए, उस पर स्टे आ सकता है। आपने कभी कोशिश की? मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। बस मैं जब गया हूँ इंडिया, अपने काम से काम करके वापस आ गया हूँ, क्योंकि इतना मैं ज़्यादा नहीं ठहरा इंडिया में, सिर्फ काम के लिए जाता हूँ, रिकॉर्डिंग की, वापस आ गया। आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन म्यूजिक डायरेक्टर आपकी चोरी करता है? अनु मलिक, नदीम शर्मा। अनु मलिक ने कौन कौन सी धुनें चुराई हैं आपकी? बेशुमार धुनें। एक मैं यार यार कहना, जुदाई आए ना, आई लव यू अल्लाह को चेंज करके आई लव यू। फिर उसके बाद पिया का रहा, और काफ़ी। और नदीम श्रवण ने साने कुबल चैना है, किसी का यार ना बिछड़े, जुदाई आए ना, काफ़ी धुनें जो है वो। कहते हैं सिलसिला बहुत पहले से, जो आपके वालिद हैं मरहूम फतेह अली खान साहब, उनकी भी कव्वाली की एक धुन हिंदुस्तान की फिल्म में बरसात की रात में चुरा ली थी। उन्होंने चुराई ली थी, मगर उन्होंने बाकायदा इजाज़त ली थी। उनका और इनका बहुत फ़र्क है। उन्होंने बाकायदा मेरे वालिद साहब से इजाज़त ली कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप करें। अच्छा, आप कहते हैं कि कई आपकी धुनें जो हैं हिंदुस्तान के कुछ इस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने चुराई, लेकिन आपने भी तो कहते हैं कि लोक धुनें जो फोक्स हैं उनको अपने म्यूजिक में लिया, आपने अपने गीतों में उनको शामिल किया। जी, फोक को शामिल करना उससे कोई ऐसी बात नहीं होती। वो नकल नहीं कहेंगे? नहीं, फोक को इस्तेमाल करना उसको नकल नहीं कहा जाता। ये बड़े बड़े लोगों ने किया, हम तो उनको देखने वाले लोगों में से हम मसलन एस.डी. बर्मन जी, शंकर जयकिशन जी, सलील चौधरी जी, उन्होंने सिम्फनी म्यूज़िक को पूरी की पूरी, हम उस वक्त सोचते थे कि कैसे इन्होंने म्यूज़िक बना दिया, क्योंकि उस वक्त हमें सुनने का इतना नहीं था, शोर नहीं था।
तो अब जाकर पता चला कि ये फलां सिम्फनी से ये लाइन ली हुई है, ये पूरी हूबहू लाइन ली हुई है। तो इम्प्रेस होना या करना कोई बात नहीं है, मगर पूरी की पूरी धुन को कंपोज करके उसको वर्डिंग भी वही हो, वही चीज़ हो, तो फिर अपने नाम लगानी ये जाती है। अच्छा, किसी इंडियन कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते जिससे कि आपकी धुनें आगे चुराई न जा सकें? मेरा कॉन्ट्रैक्ट है HMV के साथ। HMV के लिए मैं अभी एल्बम जावेद साहब का किया आपने, फिर इसके बाद एक और कर रहा हूँ एल्बम, तो HMV के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट। जितनी सफलता पाकिस्तान में मिली उससे कहीं ज्यादा इंडिया में हासिल हुई, और हॉलीवुड तक लोग उनकी म्यूजिक कंपोजिशन और गायकी के खास अंदाज के दीवाने थे। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के गुस्से का निशाना बनने के बाद चर्चा में रहे नुसरत हिंदुस्तान में मिले मान सम्मान पर बेहद फिदा थे, और उनका मानना था कि कला ही दोनों मुल्कों को करीब ला सकती है। अच्छा, अब आप इतने साल से इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे लोग आपको मिले, कैसे आपको लेते हैं, आपको किस तरह का एहसास हुआ? मुझे यकीन करें कि मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरे मुल्क में हूँ बैठा। लोग इतना प्यार, इतना मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता है कि लोग, कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं लाहौर में बैठा हूँ या बम्बई में बैठा हूँ या दिल्ली में बैठा हूँ। लोग इतना अपनापन दिखाते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम भूल नहीं सकते। लेकिन जो हिंदुस्तानी फनकार हैं उनको पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं मिलती, यहाँ परफॉर्म करने की इजाजत नहीं मिलती है, इसके लिए क्या? मैं इसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात भी कर रहा हूँ कि यहाँ इंडियन फनकारों को भी बुलाना चाहिए पाकिस्तान में, जिससे हमारे कल्चर रिलेशन जो है वो बढ़ेंगे, तो एक दूसरे को करीब आने का मौका मिलेगा ज़्यादा। क्योंकि जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि हमारी एक विश है पाकिस्तान आने की, तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह कौमी तरक्की तभी करती है जब वहाँ एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट किया जाए। जैसे सरगम फिल्म पाकिस्तान में बनी और उसमें आशा भोसले ने गाने गाए थे, लेकिन उसको लेके काफी तमाशा हुआ और बाद में आशा भोसले के गाने की जगह किसी दूसरे को लिया गया और वो गाने रिकॉर्ड होके भी यहाँ रिलीज नहीं हो सके। बस यहाँ कुछ भी लोग भी तंग नजर है, लोग उनकी वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं इंडिया की मार्केट हम पर छा जाएगी या क्या होगा। वो कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि ऐसा काम हो, मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे हमारी इंडियन टैलेंट और पाकिस्तानी टैलेंट मिलकर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये आपने किस प्राइम मिनिस्टर से बात की है? नवाज शरीफ साहब से? इसके पहले मोहतरमा से? मैं मोहतरमा से भी बात की चल रही थी, तो उन दिनों में उनकी गवर्नमेंट जाती रही, तो अब नवाज शरीफ साहब से बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा? अभी डिस्कस हो रही है इस मामले में। आपके लिहाज से दोनों मुल्कों को कैसे करीब लाया जा सकता है? सिर्फ आर्ट, फनून लतीफ़ा ऐसी चीज़ है जो दोनों मुल्कों को करीब ला सकती है, वरना और कोई चीज़ नहीं। दोनों की सरहदें खोल देनी चाहिए उनके फनकारों के लिए। हाँ बिल्कुल, हमारा और इंडिया का पाकिस्तान का कोई ऐसी बात नहीं है। आपस में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए आर्टिस्टों के जरिए। कभी इंडिया जाने के लिए वीजा मिलने में दिक्कत हुई आपको? कई दफ़ा। क्या कहते हैं? नहीं कहते तो बस वो जी आप क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर, आप पहले दिल्ली से फॉरेन मिनिस्ट्री से या इजाज़त लेंगे, काफ़ी दिक्कत होती है। इसी तरह पाकिस्तानी भी होती, जब कोई इंडिया से पाकिस्तान आए तब भी होता है। अच्छा, अब आप अपना जो ये फन है ये किसको सिखा रहे हैं? किसी को अपना वो बना रहे हैं शागिर्द? शागिर्द वैसे तो मेरे बहुत हैं पाकिस्तान में, काफ़ी लोग यहाँ मेरी काफ़ी करते हैं, मुझसे सीखते हैं। जो मुझसे नहीं भी सीखते वो मुझे मेरी कैसेट लेके मुझे मेरे अंदाज में गाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं सिखा रहा हूँ, और अपना भतीजा है राहत अली, उसको सिखा। कहते हैं कि आजकल नुसरत फतेह अली खान साहब ने मेहंदी हसन, जगजीत सिंह और गुलाम अली सबकी एक साथ छुट्टी कर दी है हिंदुस्तान के मार्केट में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आर्टिस्ट का एक वक्त होता है, एक दौर होता है। वो अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे हैं, वो अपने दौर में बहुत अच्छे थे। तो ये वक्त की बात होती है, मार्केट के हमसे बाद में कई और आएंगे। ये जो आप शोज करते हैं, जो कंसर्ट होती है, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ से इसका रिस्पांस मिलता है, पैसे मिलते हैं? वेस्ट में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान में भी मुझे कम पैसे नहीं मिलते। पाकिस्तान में भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत, जहाँ के जितने भी फनकार सबसे
ज़्यादा पैसे जो हैं वो मुझे जहाँ से मिले हैं, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, मगर वेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा। एक शो के कितने पैसे वेस्ट में मिलते हैं? बस वो उस लिहाज से मिल जाते हैं, तो वहाँ टैक्स वगैरह भी बड़े काफ़ी काटने पड़ते हैं। और इंडिया में? इंडिया में भी ठीक है। अच्छा, आप लाहौर में रहते हैं और लगातार बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी जाते रहते हैं। जो बॉलीवुड जिस तरक्की पे पहुंच गया, बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री, उस तरह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतने नीचे क्यों रह गई? पाकिस्तान में और भी कई बातें हैं। एक तो पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो फिल्म में आना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि शुरू से फिल्म में वो लोग आए जिनका पढ़े लिखे घरानों से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब तक फिल्म इसी डगर पे चल रही है पाकिस्तान में, और जो नए सीखने वाले हैं वो जिस तरह बाकायदा इंडिया में सीखते हैं लोग, तो वो यहाँ इतना नहीं सीखते, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे है। अगर इसको अच्छे तरीके से इसकी नोक पलक को संवारा जाए तो ये भी बहुत अच्छा मार्केट कर सकती है। अच्छा, म्यूजिक के अलावा भी कुछ आप करते हैं खाली वक्त में, जब इससे आप अपनी धुनें वगैरह तैयार करने से फुर्सत पाते हो? मैं कभी कभी मैच देखता हूँ, क्रिकेट का मैच देखता हूँ, देखने का शौक है, या अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे शायरों की किताबें पढ़ता हूँ, बस ये मेरा शौक है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आपकी बेटी है। मैं उसको पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, जो भी हो, कोई जॉब करे, कोई कुछ भी वो करे। उसको म्यूजिक के उसमें नहीं लाना चाहते, म्यूजिक की फील्ड में? हमारे यहाँ लड़कियाँ जो है म्यूजिक में नहीं आ सकती, हमारा कल्चर ऐसा है। हमारे बच्चों को, बेटों को बताया जाता है, वही आगे म्यूजिक का काम करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं ज़्यादा दी जाती कि लड़कियाँ म्यूजिक में आए। वो एज ए टीचर म्यूजिक वो सीख सकती हैं, म्यूजिक पढ़ा सकती हैं, म्यूजिक को रिसर्च कर सकती हैं, मगर परफॉर्मर के लिहाज से हमारा घराना, हमारी फैमिली जो है उनको इजाज़त नहीं देगी। जैसे आपके वालिद साहब करना चाहते हुए भी आप आ गए, इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, उसी तरह वो भी आ सकती है। देखिए, कल का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यह थी पाकिस्तान के गायक और संगीतकार मरहूम नुसरत फतेह अली खान से आखिरी मुलाकात।